हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 8th हिस्ट्री के 8th चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट का, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। पार्ट 1 में हमने देखा कि इंडिया में डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स के लोग डिससैटिस्फाइड थे ब्रिटिश पॉलिसीज से। सो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था, जो 1919 के बाद एक मास मूवमेंट का रूप ले लेगा, जिसमें इन्वॉल्व होंगे पीजेंट्स, किसान, ट्राइबल्स, आदिवासी लोग, स्टूडेंट्स और वुमेन लार्ज नंबर्स में, और कभी कभी फैक्ट्री वर्कर्स भी। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगैन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920s। अभी 1920s में कुछ बिजनेस ग्रुप्स ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया कांग्रेस को। नाउ व्हाई वाज दिस सो? अभी ये क्यों था? बिजनेस ग्रुप्स क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे? उनका इसमें क्या इंटरेस्ट था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, जिसने इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर दिया। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया क्योंकि कॉलोनी थी ब्रिटेन की, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। इन एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल इनकम्स और बिजनेस प्रॉफिट्स पर टैक्स को बढ़ा दिया। इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे थे, वॉर सप्लाईज की डिमांड बढ़ रही थी। इसकी वजह से दिस लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइजेस। प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसने बहुत डिफिकल्टी क्रिएट की कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। बिजनेस ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इन वॉर से। हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिटेन से जो इम्पोर्ट होते थे वॉर की वजह से, वो बिल्कुल बंद हो गए थे। तो लोगों ने जो लोकली प्रोड्यूस्ड चीज़ें थी उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया था। एज यू हैव सीन, जैसा कि हमने चैप्टर 6 में देखा, वॉर ने क्रिएट की थी डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे जूट बैग्स, क्लोथ, रेल्स, एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। इंडिया में होने वाला इम्पोर्ट कम हो गया था अभी। सो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपैंड हुई, प्रोडक्शन यहाँ पर होना शुरू हो गया वॉर के टाइम पर। और अभी इंडियन बिजनेस ग्रुप्स ने शुरू कर दिया डिमांड करना ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो यही रीज़न था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाकर कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे थे 1920s में। दिस वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी भी एक्सपैंड करनी पड़ी वॉर की वजह से। सो गांव से लोगों को प्रेशराइज किया गया सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए फॉर एन एलियन कॉज। एलियन कॉज क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वॉर क्यों हो रहा है और उसमें हमारा क्या प्रॉफिट है। तो बहुत सारे लार्ज नंबर में सोल्जर्स को भेजा गया दूसरे देशों में सर्व करने के लिए, सर्विस करने के लिए। उनमें से जो लोग वॉर के बाद रिटर्न वापस आए, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी, विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इम्पीरियलिस्ट पावर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, कि ये जो कॉलोनीज हैं डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एशिया में और अफ्रीका में लोगों को, एंड विद अ डिज़ायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और ये वापस आए हुए जो सोल्जर्स थे, उनमें एक डिज़ायर थी कॉलोनियल रूल को अपोज करने की। फर्दर मोर, और इसके आगे 1917 में रिवोल्यूशन हुआ रशिया में। तो पीजेंट्स के बारे में और वर्कर्स का जो स्ट्रगल था उसके बारे में न्यूज़ फैल गई, और एक सोशलिज्म का आइडिया सर्कुलेट हुआ वाइडली, जिसने इंस्पायर किया इंडियन नेशनलिस्ट्स को भी। नाउ द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। एडवेंट मतलब अराइवल। इट इज इन दीज सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज अ मास लीडर। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, इन्हीं सिचुएशंस में, कंडीशंस में महात्मा गांधी इमर्ज हुए एक मास लीडर की तरह। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी 46 ईयर्स के थे जब वो इंडिया में आए 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री, वहाँ पर अफ्रीका में उन्होंने इंडियंस को लीड किया था एक नॉन वायलेंट तरीके से मार्च करके रेसिज्म के अगेंस्ट। तो वो ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड लीडर थे, इंटरनेशनली लोग उनको जानते थे। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन हैड बॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस। जब वो साउथ अफ्रीका में कैंपेनिंग कर रहे थे तो डिफरेंट इंडियंस के साथ वो कॉन्टैक्ट में आए, हिंदूज़ के साथ, मुस्लिम्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल, नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। 1915 में जब वो आए,
1 साल तक वो देश में घूमते ही रहे, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, लोगों को समझने के लिए उनकी क्या नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं और क्या ओवरऑल सिचुएशन है। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स, उन्होंने सबसे पहले जो इंटरवीन किया, मूवमेंट स्टार्ट किए, वो थे चंपारण में, खेड़ा और अहमदाबाद में, जहाँ पर वो कांटेक्ट में आए राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के। अहमदाबाद में उन्होंने लीड किया एक सक्सेसफुल मिल वर्कर्स का स्ट्राइक 1918 में। लेट अस नाउ फोकस ऑन सम डिटेल ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1919 एंड 1922। 1919 से लेकर 1922 के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, अभी वन बाय वन हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रॉलेट सत्याग्रह। ये एक पिक्चर आपको गिवन है 1895 की, साउथ अफ्रीका डरबन की पिक्चर है, और इसमें आपको दिखाए गए हैं फाउंडर्स ऑफ नटाल कांग्रेस। 1895 में दूसरे इंडियंस के साथ महात्मा गांधी ने एस्टैब्लिश किया नटाल कांग्रेस को, फाइट करने के लिए अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पर रेसेस के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, उसके अगेंस्ट। क्या आप गांधी जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो ये देखिए, ये है महात्मा गांधी। In 1919, Gandhi ji gave a call for a satyagrah against the Rowlatt Act that British had just passed. ब्रिटिशर्स ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया था। सो तभी गांधी जी ने एक लोगों को बुलाया सत्याग्रह करने के लिए उसके अगेंस्ट। द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन द पुलिस पावर। इस एक्ट ने लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, उस राइट को, उस अधिकार को छीन लिया था और पुलिस पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि पुलिस के पास ये पावर है, वो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के, बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है 2 साल के लिए। सो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जो लीडर्स थे, उनको लगा कि गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। ये तो बेसिक फ्रीडम है लोगों की खुद को एक्सप्रेस करना, इसको आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस एक्ट को एज डेविलिश, जैसे किसी डेविल का काम हो, और टिरेनिकल, कि ये ऐसा लग रहा है कि लोगों पर अत्याचार करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है। गांधी जी ने इंडिया के लोगों को आज द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने कहा कि हम इसको मनाएंगे एज नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट एज अ डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर्स, और हड़ताल इस दिन करेंगे। सत्याग्रह सभा हुई को सेटअप किया गया टू लॉन्च द मूवमेंट, इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। ये एक पिक्चर आपको दी है, द वॉल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन द फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने ओपन फायर कर दी थी, लोग गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे उन पर। तो इस पिक्चर में लोग पॉइंट कर रहे हैं ये दीवार की तरफ, जहां पर ये बुलेट मार्क्स हैं, गोलियों के निशान हैं। Now the Rowlatt Satyagrah turned out to be the first all India struggle against the British government। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये पहला अपने तरीके का ऑल इंडिया लेवल का स्ट्रगल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ऑल्दो इट वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़, हालांकि ये काफ़ी हद तक सिटीज़ तक ही, शहरों तक ही रेस्ट्रिक्टेड था, सीमित था। अप्रैल 1919 में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस लोगों ने किए, हड़ताल की देश में, और सरकार ने यूज़ किए ब्रूटल मेजर्स उनको सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए। जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज़ जिसको इन्फ्लिक्ट किया जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी डे 13 अप्रैल को, वो पार्ट था इसी रिप्रेशन का। ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकर, जो मैसेकर के बारे में पता लगा रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने पेन को और एंगर को ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड, अपने नाइटहुड को वापस देकर। नाइटहुड एक ऑनर था जो कि ब्रिटिश क्राउन देता था, ग्रांट करता था एक्सेप्शनल पर्सन को उनकी अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस के लिए। तो इन्होंने उसको वापस कर दिया था गुस्से में और पेन में। During the Rowlatt Satyagrah, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule। रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पर जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने इंश्योर किया कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर फाइट करें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी, भी ऐसा ही चाहते थे, जिन्होंने हमेशा इंडिया को देखा है एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल। उन सभी लोगों की ये लैंड है जो यहाँ पर रहते हैं इस देश में, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, एंड ऑल दोज ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन के हो। ही वॉज कीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज, कोई भी जो सही कारण है, जस्ट कॉज है, उसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे।
Now the Khilafat agitation and the non-cooperation movement. The Khilafat issue was one such cause. खिलाफत भी एक ऐसा ही इशू था. 1920 में द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान और खलीफा. खलीफा बोलते थे मुस्लिम्स में जो उनके रिलीजियस गुरु थे उनको. अभी हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जीत गया था, ऑटोमन एम्पायर हार गया था. तो ब्रिटिशर्स ने एक हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी खलीफा के ऊपर, टर्किश सुल्तान के ऊपर. पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर. जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में लोग वैसे ही इतने गुस्से में थे. उसके बाद सेकेंड इवेंट ये हो जाता है 1920 में. ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन. इंडियन मुस्लिम्स चाहते थे कि खलीफा को अलाउ किया जाए रिटेन करना कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस. मुस्लिम्स के जो कुछ पवित्र स्थान हैं वहाँ पर खलीफा के कंट्रोल को ही रखा जाए. इन दी अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर, पुराना जो ऑटोमन एम्पायर है उसमें मुस्लिम्स के सेक्रेड प्लेसेस का कंट्रोल खलीफा को दिया जाए. इसी के लिए खिलाफत मूवमेंट था. इसके लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली. नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अभी वो चाहते थे कि पूरे तरीके से फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो. गांधी जी ने सपोर्ट किया उनके कॉल को, अर्ज किया कांग्रेस को कैंपेन करने के लिए अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट, खिलाफत रॉन्ग्स के अगेंस्ट और स्वराज की डिमांड करने के लिए. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने गेन किया मोमेंटम थ्रू 1921 और 1922 में. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल. हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ दिया. बहुत सारे लॉयर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, असफ अली ने गिव अप कर दिया उनकी प्रैक्टिस को. ब्रिटिश टाइटल्स को सरेंडर किया जाने लगा, लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट करने लगे. पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे एक जगह इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी. इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली. बाहर से जो कपड़े आते थे उनके इम्पोर्ट बहुत ड्रास्टिकली उसमें गिरावट आई 1920 से लेकर 1922 के बीच में, जब तक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था. बट ऑल दिस वॉज मेरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. लेकिन ये आइसबर्ग का एक टिप था, मतलब एक आने वाले तूफान की एक झलक थी. लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट. एक बहुत बड़े होने वाले रिवोल्ट के कगार पर था पूरा देश अभी. सो दो मूवमेंट्स के बारे में आपको गिवन है यहाँ पर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज रॉलेट सत्याग्रह. रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ 1919 अप्रैल 1919 में. रॉलेट एक्ट जो कि मार्च 1919 में आया था, जिसमें लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया गया था, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है. बहुत सारी सत्याग्रह सभा इसके लिए हुई. ऐसी एक सभा अमृतसर में चल रही थी जहाँ पर जनरल डायर ने ओपन फायर किया, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ. इसी के पेन और एंगर में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को रिनाउंस किया. हिंदू मुस्लिम्स ने इसमें मिलकर पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद हुआ खिलाफत एजिटेशन. 3 रीज़न थे इसके, पंजाब रॉन्ग्स, खिलाफत रॉन्ग्स और स्वराज को के अगेंस्ट और स्वराज को डिमांड करने के लिए ये हुआ था. लोगों ने इसमें जो इम्पोर्टेड बाहर से आने वाली फॉरेन चीज़ें थी, गुड्स थी, उनको खरीदना बंद कर दिया. लेजिस्लेचर को बॉयकॉट किया, टाइटल्स को सरेंडर किया, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कोर्ट्स को बॉयकॉट किया. ये था 1920 से लेकर 1922 तक. नाउ पीपल्स इनिशिएटिव्स. बहुत सारे केसेस में पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. लोगों ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया. इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रिटिंग गांधी जीज कॉल इन देयर ओन मैनर. और अलग अलग ग्रुप्स के लोग इंटरप्रेट कर रहे थे गांधी जी के सत्याग्रह की कॉल को, अपने अपने तरीके से समझ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने तरीके से. दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज़, जो गांधी जी के आइडियाज़ के जैसा बिल्कुल नहीं था. इन ईदर केस, चाहे वो नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे हो या फिर दूसरे वायलेंट तरीके से कर रहे हो, पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस. उनके जो कुछ लोकल इश्यूज थे उससे उन्होंने इसको कनेक्ट कर लिया, इस मूवमेंट को. लेट अस टुक अ फ्यू एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. जैसे कि गुजरात के खेड़ा में पाटीदार पीजेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया एक नॉन वायलेंट कैंपेन, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड करते थे उनसे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा वसूलते थे. कोस्टल आंध्रा में, इंटीरियर तमिलनाडु में लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया. पिकेट करना मतलब होता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी बिल्डिंग या शॉप के बाहर, लोगों को उसमें एंट्री करने से रोकते हैं. गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट्स ने स्टेज किए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह उन्होंने चलाए. समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी. पहले जो
ग्रेजिंग कराने के लिए फॉरेस्ट में कैटल को अगर आप चराने के लिए ले जाते हैं तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने कैटल को ऐसे ही भेज दिया बिना फ़ी पे किए। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के रूल थे वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रेस्ट्रिक्टेड देयर यूज़ ऑफ। उन्होंने ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने से उनको अलग अलग तरीक़ों से। उनका मानना था कि गांधी जी उनके टैक्सेस को रिड्यूस कराएंगे, फॉरेस्ट रेगुलेशंस को अबॉलिश कराएंगे, ख़त्म कराएंगे। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में पीजेंट्स ने प्रोक्लेम कर दिया स्वराज को और बिलीव किया कि गांधी राज वॉज अबाउट टू बी स्टैब्लिश्ड, कि अभी ब्रिटिश राज खत्म होने वाला है और गांधी राज आने वाला है। सिंध जो कि अभी पंजाब का पार्ट है, मुस्लिम ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, पीजेंट्स थे, वो बहुत एंथुजियास्टिक थे खिलाफत कॉल को लेकर, खिलाफत मूवमेंट के लिए। बंगाल में भी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन का जो अलायंस हुआ था उसने इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी देखने को मिली इसके बाद, और स्ट्रेंथन किया और नेशनल मूवमेंट को। पंजाब में अकाली एजिटेशन ऑफ सिक्स सॉट टू रिमूव, उन्होंने अकाली एजिटेशन में महंत्स को रिमूव करने के लिए, करप्ट महंत्स होते थे जो सिख के गुरुद्वाराज के रिलीजियस फंक्शनरीज थे और उनको ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे, तो उनको रिमूव करने के लिए गुरुद्वारा से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट को क्लोजली आइडेंटिफाई किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। असम में जो टी गार्डन लेबरर्स थे वो शाउट करने लगे गांधी महाराज की जय। उन्होंने डिमांड की बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। दे लेफ्ट द ब्रिटिशर्स जिन प्लांटेशंस को ओन करते थे, जिनके वो मालिक थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया अमिस डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जीज विश। उन्होंने कहा कि वो तो गांधी जी जैसा चाहते हैं वो वैसा ही कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली असमीज वैष्णव सॉन्ग ऑफ द पीरियड, उस पीरियड में क्योंकि विष्णु को मानने वाले बहुत लोग थे असम में, द रेफरेंस टू कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राज। तो अभी वो गांधी राज के गाने गाने लगे थे। कहने का मतलब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस टाइम पर लगभग पूरे देश में फैल चुका था। लोगों ने वहाँ के जो लोकल इश्यूज थे उनको कनेक्ट कर दिया था इसके साथ। ये उसके बाद एक पिक्चर आपको गिवन है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, ये एक पॉपुलर इमेज है महात्मा गांधी की जिसमें उनको एक देवता की तरह शो किया जाने लगा था। इंडियन जो गॉड्स हैं उनके बीच में उनको जगह दी जाने लगी थी। इस इमेज में आप देख रहे हैं वो कृष्णा का रथ को ड्राइव कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं दूसरे नेशनलिस्ट को। ये आपको और नेशनलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनको गाइड कर रहे हैं लीडर्स को इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल में। ये सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए द पीपल्स महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। लोग अभी गांधी जी को एक मसीहा के जैसे देखने लगे थे, एज समवन हु कुड हेल्प, एक ऐसा मसीहा जो हेल्प कर सकता है उनको, उनकी मिजरी, उनके जो दुख है और पॉवर्टी, गरीबी से बाहर निकालने के लिए। गांधी जी एक क्लास यूनिटी बिल्ड करना चाहते थे, ना कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद जो पीजेंट्स थे कुड इमेजिन, उनको लगता था दैट ही वुड हेल्प देम टू इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स के अगेंस्ट फाइट करने में गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे। एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, उनको लगता था कि उनको वो उनकी ज़मीन वापस दिलाएंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। आम जो लोग खुद चीज़ें अचीव करते थे वो उसका क्रेडिट गांधी जी को दे देते थे। जैसे कि एट द एंड ऑफ पावरफुल मोमेंट, एक पावरफुल मोमेंट के एंड में पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ जो यूनाइटेड प्रोविंस अभी उत्तर प्रदेश है उसका पार्ट था, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टीनेंस। वहाँ पर टीनेंस के इलीगल एविक्शन मतलब फोर्सफुली अनलॉफुल तरीके से टीनेंस को उनकी ज़मीन से बाहर, या फिर जो ज़मीन उन्होंने रेंट पर लिए उससे बाहर फेंक दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट किया, वो सक्सेसफुल भी रहे, ऐसा होना बंद भी हो गया, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट दिया गांधी जी को। बट दे फेल्ट दैट इट वॉज गांधी जी, उन्हें लगा कि ये गांधी जी ही है जिन्होंने उनकी इन डिमांड्स को पूरा कराया है। दूसरी, एट अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जीज नेम, गांधी जी का नाम यूज़ करके ट्राइबल्स और पीजेंट्स बहुत सारे एक्शंस कर रहे थे, चीज़ें करते थे जो कि गांधीयन आइडियाज़ के अगेंस्ट थे। नाउ दी हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। 1922 से 1929 के बीच में क्या क्या हुआ। महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। महात्मा गांधी वायलेंट मूवमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट थे।
So he abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire a police station in चौरी चौरा। तो उन्होंने एकदम से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया फरवरी 1922 में, जब पीजेंट्स के एक ग्रुप ने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। 22 पुलिसमैन इसमें मारे गए थे ऑन दैट डे। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। सो बिल्कुल पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे जो पीजेंट्स थे, उनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई। उसके बाद चौरी चौरा का ये इवेंट हुआ, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था। वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, जब ये खत्म हुआ, गांधी जी के फॉलोअर्स ने स्ट्रेस किया कि कांग्रेस को अभी कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरियाज में। अदर लीडर्स, दूसरे कुछ लीडर्स थे जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि पार्टी को इलेक्शंस फाइट करने चाहिए काउंसिल्स में और एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस, काउंसिल्स में एंटर करना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके। दो थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s में बहुत अच्छे से सोशल वर्क किया उन्होंने विलेजेस में। गांधीयन वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस, तो बहुत सपोर्ट उनको मिलने लगा गांव से भी। दिस प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल, जो ये सपोर्ट है ये बहुत यूजफुल प्रूव होगा फ्यूचर में जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे 1930 में। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920s के दो और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, RSS बना जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टीज बहुत डिफरेंट इनके आइडियाज़ थे कि किस तरीके की कंट्री इंडिया होनी चाहिए। आप अपने टीचर से इनके बारे में और ज़्यादा आइडिया लेंगे। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह भी एक्टिव थे इसी टाइम पीरियड में, नॉन कॉपरेशन के बाद। गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन को वापस लिया था तो बहुत सारे लोग उस कॉल के सपोर्ट में नहीं थे, जो अब गांधी जी से अलग होकर डिफरेंट तरीके से रिवोल्यूशन करेंगे। ओके, पिक्चर आपको गिवन है, ये है चित्तरंजन दास, एक मेजर फिगर है, थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ये एक लॉयर थे ईस्ट बंगाल से और स्पेशली एक्टिव थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। एक और पिक्चर गिवन है, डेमोन्स्ट्रेटर्स अपोज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को डेमोन्स्ट्रेटर्स अपोज कर रहे हैं, यहाँ पर देखा भी है साइमन गो बैक। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में डिसाइड किया कि वो एक कमीशन भेजेगी इंडिया में, जिसको हेड करेंगे लॉर्ड साइमन, जो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करेगी। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी और उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे। सो ये जो डिसीजन था इसने एक आउटरीच क्रिएट किया इंडिया में, और जो सभी पॉलिटिकल ग्रुप थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉयकॉट करेंगे इस कमीशन को। तो जब कमीशन ये इंडिया आया, इट वॉज बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए इसके अगेंस्ट में, विद द बैनर सेइंग, बैनर जिन पर लिखा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। द डेकेड क्लोज्ड, डेकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो हम किन 10 ईयर्स की अभी बात कर रहे हैं, 1920 से लेकर 1929 की। सो डेकेड क्लोज होता है, कांग्रेस रिजोल्यूशन पास करती है पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। 1929 में रिजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज का, और प्रेसिडेंटशिप इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। अभी रिमेनिंग चैप्टर हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। अभी भगत सिंह के बारे में रीड करते हैं। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने यह कहा था कि जो बहरे हैं उनको सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर्स, दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस। वो कॉलोनियल रूल और जो रिच क्लासेस हैं एक्सप्लॉइट कर रही हैं वर्कर्स और पीजेंट्स को, उनके अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति के थ्रू। इसी पर्पस के लिए उन्होंने फाउंड की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने असैसिनेट किया सॉन्डर्स को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, और इन्वॉल्व था लाठी चार्ज दैट हैज़ कॉज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी जब साइमन के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो वहाँ पर उन पर लाठी चार्ज किया था सॉन्डर्स ने, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। अप्रैल 8
8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और BK दत्त ने बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर। द एम, उसका मकसद था, जैसा कि उन्होंने अपनी लेफलेट्स में भी लिखा था जो उन्होंने फेंके थे बॉम्ब के साथ, वॉज नॉट टू किल, किसी को मारने के लिए नहीं था वो, बट टू मेक द डेफ हेयर, जो जैसा कि यहाँ पर भी कहा गया, जो डेफ हेयर है, जो ऊंचा सुनते हैं, बहरे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है, जिनको लोगों की परेशानियां नहीं दिखाई दे रही, उनको सुनाने के लिए, उनको जगाने के लिए नहीं, जगाने के लिए था वो, एंड ना कि किसी को मारने के लिए। एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कैलस एक्सप्लॉइटेशन, और जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसको उसकी जो इतनी कैलस मतलब बहुत क्रूअल एक्सप्लॉइटेशन तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को, उसके बारे में रिमाइंड कराने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट किया गया 23 मार्च 1931 में। एंड भगत सिंह उस टाइम पर सिर्फ 23 ईयर्स के थे, 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ किया जो लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कर पाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली चैप्टर यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।